Hello everybody, I welcome you all for today's session। आज के सेशन के अंदर हम लोग सियानोबैक्टीरिया ये पॉइंट देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया ये दो पॉइंट पूरे किए। आर्कीबैक्टीरिया एंशिएंट बैक्टीरिया है और यूबैक्टीरिया जो आर्कीबैक्टीरिया से मॉडिफाई होकर ट्रू बैक्टीरिया बने हैं, इसीलिए हम यूबैक्टीरिया को दूसरा नाम ट्रू बैक्टीरिया देते हैं। सो व्हाट आर दैट मॉडिफिकेशंस इन आर्कीबैक्टीरिया? द सेल वॉल pseudopeптидогlycan. In eubacteria the cell wall consists the peptidoglycan layer. The major difference is that in archaebacteria there is NAT and NAG linkage. You should understand that, NAT and NAG linkage. So in between NAT and NAG there is an glycosidic linkage, that is beta 1,3 linkage, and in eubacteria there is NAM NAG linkage. Okay, N acetyl muramic acid and NAG, N acetyl, what is that? Glucosamine. So both two will be linked together with the help of beta 1,4 linkage. Okay, lysozyme can break beta 1,4 linkage but not beta 1,3 linkage. Hence archaebacteria shows resistance for lysozymes. Lysozymes कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भेजा था जिसके अंदर ये डाउट पूछा था। एक्चुअली लाइसोजाइम जो प्रेजेंट होते हैं ये हमारे स्वेट में या तो सिबाशियस सीबम के अंदर और टीयर्स के अंदर, इसके स्पेसिफिक ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर हैं। फॉर टीयर सिक्रेशन देयर इज एन टीयर ग्लैंड, फॉर सीबम सिक्रेशन देयर इज एन सेबाशियस ग्लैंड, and for sweat secretion there is an sweat gland which are present in our skin, but tear gland present only in our eyes. Okay, so all these secretions having lysozymes, hence these secretion which are present on our body shows antibiotic resistance activity because they can break the cell wall of the various or the most of the bacteria except the archaebacteria. ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने ये दो जो पॉइंट इसके पहले देखे थे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देखे हैं। तो यूबैक्टीरिया का कंप्लीट स्ट्रक्चर हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल, जो सेल यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर के अंदर हमने देखा था, तो वहां पर पूरी तरह से देखा है। उससे रिलेटेड टास्क 1 के अंदर आपको टास्क सेकंड के अंदर आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं। तो पहले टास्क सेकंड के अगर एमसीक्यूज आपको सॉल्व करना होगे तो पहले आपको वो लेक्चर अच्छे से समझना होगा और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है उसको अच्छे से पढ़ना होगी, तब जाकर आप इसके एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जो हमको देखना है दैट इज एन सियानोबैक्टीरिया। सो सियानो मींस ब्लू ग्रीन। हम अगर इसको तोड़ेंगे तो सियानो का मीनिंग समझ में आएगा, दैट इज एन ब्लू ग्रीन। बैक्टीरिया तो आपको मालूम है। सो द बैक्टीरिया विच आर कलरफुल, दैट इज ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड एज द सियानोबैक्टीरिया, विच आर आल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन अल्गी। इनको और एक नाम दिया जाता, आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन अल्गी। इन शॉर्ट हम लिखते हैं BGA, दैट इज ब्लू ग्रीन अल्गी। अब ये जो सियानोबैक्टीरिया है ये कहां होते हैं? इनका ऑकरेंस सियानोबैक्टीरिया present everywhere but mostly they are photosynthetic organisms, hence they require the light. In aquatic condition they present, in terrestrial condition they are present, but in aquatic they are present to the upper position, or we can say that is surface of water. Okay,
and terrestrial condition there is no problem, direct sunlight they can get. Okay, so occurrence they are aquatic as well as terrestrial. तो मैंने आपको यहां पर बताया एक्वेटिक में कहां होंगे, ठीक है, ये होगा इनका ऑकरेंस. नाउ देयर स्ट्रक्चर, सियानोबैक्टीरिया स्ट्रक्चरली कैसे होते हैं? सियानोबैक्टीरिया इनका नेचर कॉलोनियल है, याद रखो कॉलोनियल. अब कॉलोनियल मतलब क्या? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होने की वजह से सिंगल सेल कंसिस्ट करते लाइक दिस सी, बट दे कैन फॉर्म द कॉलोनी. दैट कॉलोनी इज फिलामेंटस कॉलोनी. फिलामेंट कैसे होता है? ये ऐसे फिलामेंट होता है आपका, ठीक है. अब ये बैक्टीरिया एक साथ आए हैं, इनके यूनिसेलुलर जो नेचर है तो ये एक साथ आया और कॉलोनी बनाई. लेकिन कॉलोनी इस तरीके से नहीं है, बास कुछ कॉलोनी ऐसे होते हैं जो ऐसे ग्रुप करते हैं, ओके, और कुछ कॉलोनी ऐसे होते हैं जो फिलामेंटली अरेंज्ड होते हैं. सियानोबैक्टीरिया के अंदर ये कॉलोनी फिलामेंट फॉर्म में अरेंज है. तो मैं यहां पर आपके सामने फिगर निकाल रहा हूं. तो ये सिंगल सेल्स जो हैं, तो ये एक एक सियानोबैक्टीरिया जिन्होंने इनकी कॉलोनी बनाई. अब इनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर, लेकिन मतलब कुछ सियानोबैक्टीरिया जो हैं, तो ये इस कॉलोनी से कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं. सॉरी, इस सेल से कुछ डिफरेंट, अलग. अब आप यहां पर देख रहे होंगे ऊपर जो मैंने सेल निकाले हैं ये ओवल है या तो राउंडेड है, लेकिन यहां जो सेल निकाला गया थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है. ये डिफरेंट है इसलिए हेटेरो हो गया, और स्ट्रक्चर सैक लाइक है इसलिए कहा जाता है हेटेरोसिस्ट. तो ये थोड़ा सा डिफरेंट इनके अंदर. और फिर कॉलोनी के अंदर अदर बैक्टीरिया आ गए, मतलब सियानोबैक्टीरिया. तो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर यहां बनाते हैं. मैंने फिर यहां पर एक हेटेरोसिस्ट यहां पर निकालूंगा, somewhat different than the other, ठीक है. so that is about its structural nature. This is incomplete filament of the cyanobacteria, and some places they are having some different cells or the specialized cells. That cells we called heterocyst. अब इन सेल को क्या कहेंगे हम? They are called as heterocysts. ओके, हेटेरो मतलब डिफरेंट, ठीक है. सिस्ट उनका शेप होता है इसलिए हेटेरोसिस्ट लाइक स्ट्रक्चर है. अब ये क्यों ऐसा सैक जैसा स्ट्रक्चर क्यों बना? इसके पीछे वजह ऐसी है कि कुछ सियानोबैक्टीरिया ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अपने अंदर ले सकते हैं. तो वो वही सियानोबैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं जो सियानोबैक्टीरिया ये सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप कुछ अदर ऑर्गेनिज्म के साथ बनाते हैं. मतलब अगर इनको फूड की जरूरत है तो ये क्या करेंगे, उन ऑर्गेनिजम्स के जरिए से अपने को फूड अवेलेबल कराएंगे. एक्चुअली सियानोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, वो खुद का फूड खुद बना लेते हैं. लेकिन फॉर द पर्पस टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड मटेरियल दे रिक्वायर द स्पेसिफिक मिनरल, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, स्पेसिफिक कंपोनेंट. उसको बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट की उनको जरूरत है, तो वो स्पेसिफिक कंपोनेंट ये क्या करते, प्लांट से अवेलेबल कराते. तो इसीलिए प्लांट या तो कुछ अदर ऑर्गेनिज्म और ये दोनों के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप है. तो ये प्लांट की तरफ से कुछ कंपोनेंट लेते जो इनको फूड मटेरियल बनाने के लिए लगेंगे, और ये प्लांट को नाइट्रोजन अवेलेबल कराते, क्योंकि नाइट्रोजन प्लांट डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में से कैप्चर नहीं कर सकता. तो यहां पर सियानोबैक्टीरिया करेंगे, क्या करेंगे, उसको फिक्स करेंगे. तो फिक्स करने की ये जगह हेटेरोसिस्ट, हेंस heterocysts are the specialized cells in some cyanobacteria. They are required to fix the atmospheric nitrogen. Is it clear? So this is the filament. हम अभी तक स्ट्रक्चर से अभी तक हम बाहर नहीं निकले. अभी फिलामेंट ये कवर्ड हुआ है एक जिलेटिनस शीट से. इट इज कवर्ड बाय ए जिलेटिनस शीट. सी यार, मैं इस पर अभी ये शीट निकाल रहा हूं.
अब ये जो जिलेटिनस शीट है ये बना है म्यूसिलेज से। दिस इज एन म्यूसिलेजिनस शीट। मैंने पहले कहा जिलेटिनस शीट, लेकिन नाम दिया कौन सा? म्यूसिलेजिनस शीट। क्यों? क्योंकि इसका कंपोजिशन है म्यूसिलेज। सो कॉलोनियल है, फिलामेंटस है, ओके। इसकी कॉलोनी या कंप्लीट फिलामेंट को और एक नाम दिया जाता है ट्राइकोम। सो कॉलोनीज और ट्राइकोम्स आर कवर्ड बाय जिलेटिनस शीट, दैट इज एन म्यूसिलेजिनस शीट। मैं यहां पर जिलेटिनस शीट लिखूंगा, जिलेटिनस शीट, ओके। अब ये स्ट्रक्चर के अंदर ये एक्चुअली ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर हुआ। सेल कैसे होता है इसका? तो इसका जो सेल है स्पेसिफिकली, अब मैंने यहां पर हेटेरोसिस्ट नहीं लिखा, आप लोग खुद लिख लो, ठीक है। अब इसका सेल कैसे होता है, हम स्पेसिफिकली इसके सेल को अगर देखेंगे, सेल ऑफ सियानोबैक्टीरिया, इट इज समवॉट डिफरेंट देन द अदर बैक्टीरिया से कुछ अलग है। कैसे? इसका सेल दो पार्ट कंसिस्ट करता। एक्चुअली सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट कंसिस्ट करता। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सियानोबैक्टीरियल सेल हैविंग टू पार्ट्स, जिसके दो पार्ट हैं, जिसमें से एक पार्ट पेरिफेरल रीजन है, इट इज एन पेरिफेरल, और अनदर प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेंट्रल। मैं यहां आपको बता दूं प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। अगर आप सेल को छोड़ दोगे, सॉरी सेल वॉल को अगर छोड़ दोगे तो इनर पार्ट पूरा प्रोटोप्लाज्म हुआ, ठीक है। सेल वॉल एक्सेप्ट, सॉरी दिस सेल एक्सेप्ट सेल वॉल कॉल्ड एज द प्रोटोप्लाज्म। मतलब प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा आपका? साइटोप्लाज्म भी, सॉरी साइटोप्लाज्म भी होगा और उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा, दोनों साथ में। तो अभी ये इंटरनल पार्ट जो है ये आपका प्रोटोप्लाज्म हुआ। प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट है, एक पेरिफेरल रीजन जो साइड से है और एक सेंट्रल पार्ट। मैं यहां पर डिक्टेट करता हूं इसे, ऐसे दो पार्ट हुए। अब जो पेरिफेरल है, ये पेरिफेरल, ये पार्ट, ये पिगमेंटेड एरिया है। दिस इज एन पिगमेंटेड एरिया। अब ये पिगमेंटेड एरिया क्यों होगा? तो मैं यहां आपको बता दूं, न्यूट्रिशन ऑफ द सियानोबैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया आर प्रोड्यूस देयर ओन फूड मटेरियल। न्यूट्रिशन कैसे? ये खुद अपना फूड मटेरियल बनाते हैं, तो प्रोड्यूस देयर ओन फूड मटेरियल। लेकिन कैसे? बाय ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ये खुद अपना फूड मटेरियल कैसे बनाते हैं? इट प्रोड्यूसेस इट्स ओन फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब मैंने यहां पर सिर्फ फोटोसिंथेसिस नहीं लिखा, ऑक्सीजेनिक लिखा। अब कंफ्यूजन हुआ होगा आपके दिमाग के अंदर कि व्हाट इज अबाउट दिस ऑक्सीजेनिक। मैंने वैसे लास्ट लेक्चर के अंदर भी क्लियर कराया था आपको कि ऑक्सीजेनिक क्या होता है। अभी आपको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में से लिया जाता और नीचे ग्राउंड में से वाटर लिया जाता, फिर लाइट भी ऑब्जॉर्ब की जाती, फिर लाइट क्या करता? वाटर को स्प्लिट करता। सिंपली कैसे होगा मैं यहां बता दूं आपको, H2O, इस पर क्या हो गई? लाइट एक्ट हो गई। अब लाइट एक्ट होने के बाद में H2O स्प्लिट हो जाएगा, इसका ऑक्सीजन सेपरेट और H2 सेपरेट हो गया, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन क्या होगा? ये एटमॉस्फेयर में फिर से लिबरेट हो जाएगा, ओके। और ये जो H2 है, ये H2 कार्बन डाइऑक्साइड के, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से कनेक्ट हो जाएगा। जब हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से कनेक्ट होता है तो इसको रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। केमिस्ट्री के अंदर इसको रिडक्शन कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन वहां पर यूज किया गया। अब हाइड्रोजन यहां पर यूज किया गया तो इससे क्या होगा? यहां ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज बना मतलब फूड मटेरियल बन गया आपका, और ऑक्सीजन क्या होगा? रिलीज हो गया। तो ये होगा ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इसे क्या कहेंगे हम? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको यू बैक्टीरिया के अंदर एग्जांपल दिए थे
नाइट्रोसोमोनास एक एग्जांपल दिया था आपको, नाइट्रोबैक्टर एक एग्जांपल था लास्ट लेक्चर, अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो ये जो एग्जांपल्स है इसके अंदर ये ग्रीन बैक्टीरिया है, और सेकंड थिंग ऐसे है कि ये फोटोसिंथेसिस करते मतलब लाइट यूज करते, लेकिन दे डू नॉट रिलीज द ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के जगह पर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड रिलीज करते हैं, क्योंकि इन प्लेस ऑफ वाटर दे यूजेस द सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, वाटर की जगह पर वो क्या करेंगे, सल्फर मतलब H2O की जगह पर H2S यूज करेंगे, वहां पर क्या होगा, फिर स्प्लिट होने के बाद में S रिलीज होगा, नॉट O, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, तो क्या होगा, वहां पर सल्फर रिलीज होगा। तो ऐसी जगह पर वहां पर जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, दैट फोटोसिंथेसिस इज एन अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस और इनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, और यहां पर ये जो फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बताया, दैट फोटोसिंथेसिस इज एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्लियर? अभी हम कहां पर हैं, तो मैं सेल के स्ट्रक्चर से गया था आगे, क्यों गया था, इसके पीछे कॉज ऐसे है, वजह ऐसे है कि पेरिफेरल रीजन मैंने आपको यहां बताया पिगमेंटेड है, सो विच पिगमेंट इज देयर, तो सवाल यहां पर यह है कि पिगमेंटेड क्यों है, तो वजह फोटोसिंथेसिस है, बिकॉज टू एब्जॉर्ब लाइट, टू गेट लाइट इट रिक्वायर्ड द क्लोरोफिल, लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए काय की जरूरत है, इसको क्लोरोफिल की जरूरत है, फोटोसिंथेसिस करना है तो क्या चाहिए, इसको क्लोरोफिल चाहिए। तो यहां पर ये जो पेरिफेरल रीजन है, वो पेरिफेरल रीजन के अंदर क्लोरोफिल ए जो प्लांट के अंदर होता है, क्लोरोफिल ए ज्यादा प्रेजेंट है, तो पिगमेंटेड एरिया होगा अब ये, तो इसका जो पेरिफेरल रीजन हो गया तो ये पिगमेंटेड, तो पिगमेंटेड होने की वजह से कलरफुल हो गया, कलरफुल होने की वजह से इसे कहा जाएगा दैट इज क्रोमोप्लाज्म, इसे नाम क्या दिया जाएगा, क्रोमो मतलब कलर्ड, ठीक है, तो इसे एक नाम दिया जाएगा क्रोमोप्लाज्म। और अभी दूसरा पार्ट है सेंट्रल, अब सेंट्रल रीजन के अंदर मैंने आपको कुछ नहीं बताया, तो सेंट्रल रीजन के अंदर जो कुछ भी प्रेजेंट है वो कलर्ड नहीं है, कलरलेस कंपाउंड है, तो कलरलेस कंपाउंड है, और उसके अलावा इसका खुद का यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट, सॉरी बैक्टीरिया है, न्यूक्लियस नहीं, लेकिन इसका खुद का डीएनए है या तो जेनेटिक मटेरियल इंटरनली प्रेजेंट है। ओके, सो ये जो जेनेटिक मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, सो सेंट्रल पार्ट इज कलरलेस, सेंट्रल पार्ट कैसे होगा ये, इट इज कलरलेस, ओके, एंड विथ क्रोमैटिन, और ये क्रोमैटिन के साथ होगा, तो कलरलेस और क्रोमैटिन के साथ में है, कलरलेस होने की वजह से इसको नाम सिर्फ सेंटर में होने की वजह से हम इसको नाम देंगे दैट इज सेंट्रोप्लाज्म। समझ में आपके, यहां दो पार्ट हुए, और इसमें से पेरिफेरल जो पार्ट है, पेरिफेरल जो रीजन है, तो इसे हम क्रोमोप्लाज्म नाम दिए, क्यों दिए, क्योंकि ये कलर्ड है, पिगमेंटेड पार्ट है, और सेंट्रल पार्ट को सेंट्रोप्लाज्म नाम दिए, सिर्फ सेंट्रो इसलिए कि सेंटर में है, और दे डू नॉट शोज एनी पिगमेंटेड कंपोनेंट, उसमें कोई पिगमेंटेड कंपोनेंट नहीं है, इसलिए उसे कलरलेस कहा। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सियानोबैक्टीरिया। तो आपको सियानोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, ठीक है, और इसके अंदर हर एक पार्ट मैंने आपको क्लियर करा के दिया। तो इसके अंदर हेटेरोसिस के ऊपर नीट के अंदर सेपरेट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उसके बाद इसका न्यूट्रिशन कैसे होता है उसके ऊपर भी नीट के अंदर सेपरेट क्वेश्चन पूछा गया, और इसमें क्लोरोफिल कौन सा होता है, पिगमेंट कौन सा है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, बिकॉज इसकी वजह क्या है, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए, इसको लिख लो, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल ए, यहां पर क्लोरोफिल ए है, और क्लोरोफिल ए हर तरह के हायर प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, वही कहां प्रेजेंट है, यहां सियानोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। सियानोबैक्टीरिया आर ब्लू ग्रीन, बट अल्गी क्यों कहा जाता, सवाल है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, क्यों अल्गी कहा जाता है, एक्चुअली सियानोबैक्टीरिया आर द बैक्टीरिया, आर प्रोकैरियोटिक सेल, बट दे आर कॉल्ड एज द अल्गी, व्हाई दे आर कॉल्ड एज द अल्गी, बिकॉज दे हैविंग द पिगमेंट दैट मोस्टली प्रेजेंट इन द प्लांट्स, जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है वही पिगमेंट इनके अंदर है, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, अल्गी कहा जाएगा। और सेकंड थिंग, ये एक्वेटिक नेचर मोस्टली शो करते हैं,
और अपर रीजन में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, और ग्रीन कलर एक कंप्लीट ब्लूम भी तैयार कर सकते हैं जिसे हम अलगल ब्लूम कहते हैं। तो आगे हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर में सेपरेट देखने वाले हैं उसको। तो ये होगा इसका स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के बाद इसका रिप्रोडक्शन पॉइंट हम देखेंगे। सियानोबैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? रिप्रोडक्शन इन दी सियानोबैक्टीरिया। अब रिप्रोडक्शन मैंने इसके पहले आपको बताया, द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द न्यू इंडिविजुअल लाइक इटसेल्फ, उन्हीं के जैसा दूसरा इंडिविजुअल बनाते हैं, उसे हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो अभी रिप्रोडक्शन ये कैसे करेंगे? ये मोस्टली रिप्रोडक्शन करते हैं बाय वेजिटेटिव मींस, असेक्सुअल है, लेकिन बॉडी पार्ट खुद इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन के अंदर, इसलिए हम कहेंगे इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बॉडी पार्ट खुद इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व है तो क्या बनाते हैं? एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं ये रिप्रोडक्शन के लिए। अब कैसे बनाएंगे ये लोग? तो सियानोबैक्टीरिया दो तरीके के स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। उसके अंदर एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्म है उसका हार्मोगोनिया। देयर आर टू फॉर्म्स, वन फॉर्म इज एन हार्मोगोनिया and another form is akinets। ऐसे दो फॉर्म है। अब ये दोनों फॉर्म को अच्छे से समझ लो क्या है। हार्मोगोनिया एक फिलामेंट होता है which having ability to produce another filament like itself। समझ में आपको? हार्मोगोनिया क्या है? इट इज ए फिलामेंट, ये एक फिलामेंट है और इसकी एबिलिटी होती है क्या? प्रोड्यूस अनदर फिलामेंट। ये अनदर फिलामेंट, दूसरा फिलामेंट ये बना सकता है। अब जो दूसरा फिलामेंट बनेगा, दूसरा फिलामेंट न्यू इंडिविजुअल होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म होगा, रिप्रोडक्शन हो गया, दैट इज हार्मोगोनिया। अब अकाइनेट्स क्या है? अकाइनेट्स एक तरीके का स्पोर होता है। हार्मोगोनिया ये फेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होता है, मतलब जब ऑर्गेनिज्म को फेवरेबल कंडीशन होगी तब वो क्या करेगा? फिलामेंट बनाएगा। एक फिलामेंट से दूसरा फिलामेंट और दूसरा फिलामेंट न्यू इंडिविजुअल करके बनेगा। अब अकाइनेट्स क्या है? अकाइनेट्स एक्चुअली ये थिक वॉल्ड सिंगल सेल्ड और नॉन मोटाइल स्पोर है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज एन थिक वॉल्ड सिंगल सेल्ड नॉन मोटाइल स्पोर। स्पोर हैविंग एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब ये होगा वेजिटेटिव पार्ट जो क्या करेगा? विच विल कन्वर्ट इनटू न्यू इंडिविजुअल, जो न्यू इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये दो तरीके से ये क्या करते हैं? ये लोग रिप्रोडक्शन करते हैं। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन दे डू नॉट शोइंग एनी फ्लैजेला। रिप्रोडक्शन के वक्त में वो फ्लैजेला कंसिस्ट नहीं करते, इसलिए फ्लैजेला एब्सेंट ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, फ्लैजेला एब्सेंट। हमने इसको प्रोकैरियोटिक सेल जब हम देख रहे थे सेपरेटली, तो उस वक्त में हम लोगों ने उसको क्या किए थे? डिस्कस किए थे। आप लोगों को याद आ रहा होगा, मालूम नहीं, लेकिन फिर भी क्या करो, उसको अभी यहां पर लिख लो कि फ्लैजेला इसके रिप्रोडक्शन के अंदर एब्सेंट है। अब क्यों? मैंने यहां लिखा है, देखो ऑलरेडी, नॉन मोटाइल, और फ्लैजेला मोटिलिटी के लिए जरूरी है, लेकिन यहां पर फ्लैजेला नहीं, इसीलिए क्या है? ये नॉन मोटाइल है। अब ये होगा इसका रिप्रोडक्शन। सियानोबैक्टीरिया कुछ स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर कंसिस्ट करते हैं। स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर मतलब क्या? अब रेड सी आप लोगों ने सुना होगा इसका नाम, ठीक है। लाल समंदर हम लोग कहते हैं इसे रेड सी। द फीचर ऑफ रेड सी और रेडनेस ऑफ द रेड सी, इट इज बिकॉज ऑफ ए स्पेसिफिक सियानोबैक्टीरिया। और वो जो सियानोबैक्टीरिया यहां पर है दैट इज ट्राइकोडेस्मियम। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रम, ये सियानोबैक्टीरिया है जिसने क्या किया? रेड सी के ऊपर एक कंप्लीट ब्लूम बनाया। सी के ऊपर ब्लूम बनाया। अब ये सी वाटर जो क्या हुआ? रेड कलर्ड हुआ। एरिथ्रम
एरिथ्रो, ये वर्ड ही रेड कलर के लिए यूज किया जाता। लैटिन के अंदर, सॉरी ग्रीक वर्ड में एरिथ्रम ये ग्रीक वर्ड है जिसे हम रेड कहते हैं। तो स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर पर इसका नाम बना ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रम। इस पर सवाल किया गया था, आपको एमसीक्यू पूछा गया था एम्स के अंदर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे नीट के अंदर अब तक रेड सी, हाँ ऐसे क्वेश्चन किया गया था, रेड सी बिकॉज ऑफ विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और बाद में ऑप्शन के अंदर ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं दिया गया, तो ऑप्शन के अंदर दिया गया क्लासेस ऑफ द बैक्टीरिया, जिसमें आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया और आखिर में दैट इज माइकोप्लाज्मा, ऐसे नाम दिए गए थे। अब हमारी सोच क्या बोलती है, सियानोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन और रेड सी के अंदर सियानोबैक्टीरिया कैसे हो सकता है, क्योंकि सियानोबैक्टीरिया ये ब्लू ग्रीन है। तो सियानोबैक्टीरिया के अंदर ये जो सियानोबैक्टीरिया है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रम, इसके अंदर भी क्लोरोफिल ए है, बट इट हैविंग द अनदर पिगमेंट विच इज एक्सेस, वो ज्यादा प्रेजेंट है उसके अंदर, जो पिगमेंट रेड कलरेशन फॉर्म करता है, ठीक है। कुछ बुक्स के अंदर वो पिगमेंट का नाम लिखा है एरिथ्रोसायनिन, ऐसे ना, मैं यहां पर आपको नाम लिखकर नहीं दूंगा, एरिथ्रोसायनिन ऐसे नाम है उसका, वैसे उसकी आपको जरूरत है नहीं, लेकिन इसके नाम की जरूरत है आपको, ठीक है। तो ये होगा एक फीचर। और एक फीचर, कुछ सियानोबैक्टीरिया ऐसे हैं जो अल्गल ब्लूम फॉर्म करते हैं, इसको भी आपने सुना होगा, अल्गल ब्लूम। तो पोल्यूटेड वाटर अगर होगा तो पोल्यूटेड वाटर के ऊपर एक कंप्लीट ऊपर का लेयर, ये ब्लूइश कलर का, सॉरी ग्रीनिश कलर का लेयर बनता है। तो ये जो कंप्लीट लेयर बनता है पोल्यूटेड वाटर के ऊपर, उसे हम कहते हैं अल्गल ब्लूम। इट इज आल्सो बिकॉज ऑफ सियानोबैक्टीरिया, algal bloom on polluted water, okay, and this algal bloom is not useful, it is harmful in nature because it having toxic effect, उसके क्या है, toxic effect है। तो ये सियानोबैक्टीरिया क्या करते हैं, कंप्लीट लेयर बनाते हैं। क्यों, why? Because in polluted water the required nutrient, minerals and fertilizers all are present in that polluted water. They uses that material which are present in the polluted water and will be multiply again and again, sorry, will be shows repeated multiplication and rapid multiplication, इसीलिए क्या होता है, उनका कंप्लीट लेयर वहां पर बनता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर सियानोबैक्टीरिया के अंदर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका सियानोबैक्टीरिया ये टॉपिक पूरा हो गया। अब हमको अगला क्लास लेना है, नेक्स्ट क्लास वी हैव टू स्टडी, दैट इज एन माइकोप्लाज्मा। Mycoplasma. It is somewhat different name if we consider the prokaryotic cell. अगर हम prokaryotic cell consider करते हैं तो mycoplasma कुछ different है, क्योंकि हम लोगों ने एक structurally prokaryotic cell को study किया कि prokaryotic cell को cell wall होता है, correct, but the most important feature of the mycoplasma, that is they do not having the cell wall. क्वेश्चन पूछा गया नीट एग्जामिनेशन के अंदर, जिसमें यह कहा गया कि which bacteria do not consist the cell wall or in which bacteria the cell wall is absent. दोनों तरीके के क्वेश्चन है। AIPMT के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, पहला वाला, और दूसरा जो मैंने आपको बताया which bacteria do not, sorry, in which bacteria the cell wall is absent, ऐसे पूछा गया। तो कौन सा बैक्टीरिया है वो, माइकोप्लाज्मा, ये बैक्टीरिया है जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है। अब सेल वॉल ना होने की वजह से, क्योंकि देखो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल वॉल होता है वो कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू अदर सेल और अदर ऑर्गेनिज्म, ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से प्रोकैरियोटिक सेल बड़ा दिखता है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर सेल्स। अगर यूकैरियोटिक सेल अगर हम देखेंगे तो उसके कंपेयर के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल कुछ हद तक बड़ा दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे यूकैरियोटिक सेल छोटे हैं,
कुछ यूकैरियोटिक सेल बहुत बड़े हैं, जैसे आप एग ले लो, एग ऑफ ऑस्ट्रिच यूकैरियोटिक सेल है और कितना बड़ा है वो, अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो अब यहां पर मुझे एक्चुअली उसके साइज के बारे में कोई ये नहीं है, लेकिन द स्मॉलेस्ट सेल इन द लिविंग वर्ल्ड के अंदर सबसे छोटा सेल, अब ये सेल कहा गया, नॉट वायरस, वायरस तो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म हो गया, तो सबसे छोटा सेल अगर होगा तो वो है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा इज ए स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, इट इज एन स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। सेकेंड थिंग, ये भी एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज देयर इज एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, इसके अंदर सेल वॉल नहीं है। और एक फीचर आपको यहां पर दे दूं, माइकोप्लाज्मा अपनी मार्फोलॉजी, अपनी कंडीशन, अपना रिप्रोडक्टिव नेचर, मैंने 3 बातें कही यहां पर, अपनी मार्फोलॉजी, अपनी कंडीशन, अपना रिप्रोडक्टिव नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग एनवायरमेंट दे कैन चेंज इट। ये क्या करते हैं, ये तीनों को बदलते हैं। कैसे? जैसे एनवायरमेंट में बदल होता है, चेंज होता है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो ऐसे नेचर को क्या कहा जाता? मॉर्फोलॉजी, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी है। अभी एक मॉर्फोलॉजी आप देखोगे तो आगे जाकर और एक मॉर्फोलॉजी देखोगे, आगे जाकर और एक मॉर्फोलॉजी, मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस हम इसे कहेंगे। तो ऐसे अगर ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चरल चेंजेस करता है तो उस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को कहते हैं प्लियोमॉर्फिक। इट्स शोइंग दैट इज प्लियोमॉर्फिक नेचर। प्लियोमॉर्फिक नेचर क्या है? प्लियो मतलब मेनी, मल्टीपल, मार्फोलॉजी, एक से ज्यादा मार्फोलॉजी ये शो करते हैं। अब इसके अंदर सिर्फ मार्फोलॉजी नहीं लेंगे हम, तो दे कैन चेंज, ये क्या करते हैं, दे कैन चेंज देयर मार्फोलॉजी, ये इनकी मार्फोलॉजी बदलते हैं। रिप्रोडक्टिव मोड, रिप्रोडक्टिव मोड, देयर कंडीशंस, और ये क्यों? बिकॉज ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में चेंज होने की वजह से, जैसे एनवायरनमेंट में चेंज होता है वैसे ये क्या करते हैं, अपने अंदर चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये एक नेचर माइकोप्लाज्मा का इंपॉर्टेंट नेचर होगा, ये से कहते हैं हम प्लियोमॉर्फिक नेचर। ठीक है, अब माइकोप्लाज्मा का न्यूट्रिशन कैसा है? एक्चुअली हमने इसके पहले देखा था सियानोबैक्टीरिया का, दे आर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक। अब ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, इसका मतलब ये रेस्पिरेशन भी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन करते होंगे। अब इनका कैसा है? दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के बगैर भी सर्वाइव हो सकते हैं। हम यूं कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म will be die if there is absence of oxygen। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स डाई हो जाएंगे। लेकिन माइकोप्लाज्मास विदाउट ऑक्सीजन रह सकते हैं। वैसे ये जो फीचर है, ये फीचर सिर्फ इसी के लिए यूज किया जाएगा ऐसा नहीं है, मतलब यहां पर आपको समझ लेना जरूरी है, क्योंकि बायोलॉजी है और बायोलॉजी आप जो स्टडी करते हो वो स्टेबल कंडीशन है, लेकिन बायोलॉजी लिविंग है और वो अनस्टेबल है। तो आप एक तरफ थ्योरी पढ़ रहे हो, कुछ देर के बाद वो थ्योरी बदल जाती है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे ही, आप कहीं लिख लो, अभी ये पॉइंट से मैं थोड़ा सा डाइवर्ट होता हूं। तो कुछ ऐसे कंडीशन से जिसके अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स ये फैकल्टेटिव एरोब्स हैं। वो क्या है? फैकल्टेटिव एरोब्स हैं। अब फैकल्टेटिव एरोब्स क्या होता है? एरोब्स एरोबिक ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन का यूज करते हैं एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, अब फैकल्टेटिव, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा, अगर इनको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा तो दे विल कन्वर्ट्स इन अनएरोबिक कंडीशन। मतलब ऐसे वक्त में क्या होगा? वो विदाउट ऑक्सीजन भी रह सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म भी अवेलेबल है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मास। अगर माइकोप्लाज्मा को छोड़ोगे आप तो ऐसे ऑर्गेनिज्म भी ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट था, तो बाद में हम लोग इस कंसेप्ट के बारे में भी स्टडी करेंगे जब हम रेस्पिरेशन ये टॉपिक सेपरेट देखेंगे। ठीक है, सो दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। अब
ये जो माइकोप्लाज्मा है दे आर मोस्टली पैथोजेनिक टू एनिमल्स एंड प्लांट। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर पैथोजेनिक टू ऑर्गेनिजम्स, सॉरी अब यहां पर ले लो प्लांट्स एंड एनिमल्स, टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये प्लांट और एनिमल के लिए पैथोजेनिक कैसे हैं, तो इनकी पैथोजेनिसिटी देखेंगे हम। किस तरह के डिसीजेस ये फॉर्म करते हैं। अगर आप प्लांट लोगे, इन प्लांट्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज दैट इज विचेस ब्रूम। प्लांट के अंदर कौन सा डिसीज फॉर्म करेंगे ये विचेस ब्रूम। अब विचेस ब्रूम क्या होता है, ब्रूम, द मीनिंग ऑफ ब्रूम इज ए बर्ड नेस्ट, इसका मीनिंग होता है बर्ड नेस्ट। तो आप कुछ प्लांट ऐसे देखोगे वुडी प्लांट है लेकिन वुड फॉर्म नहीं होता है, तो क्या हो रहा है वहां पर शूट जो है तो रेडियली ग्रो हो रहा है अलग अलग जगह पर। अब शूट जब रेडियली ग्रो होगा, ये देखोगे आप दिस एंड ब्रांच, अब ये ब्रांच कहीं ऐसा हो गया, ये इस तरीके से रेडियली क्या होगा, ये ग्रो होने लग गया, बिकॉज एट दिस रीजन देर इज एन इंफेक्शन ऑफ द माइकोप्लाज्मा। ये रीजन पर क्या हो गया, माइकोप्लाज्मा का इंफेक्शन हो गया, तो ये ऐसे ग्रो होगा जैसे नेस्ट होता है बर्ड का। तो आपको ऐसे दिखेगा जैसे ये प्लांट के ऊपर बहुत सारे नेस्ट है अलग अलग जगह पर, लीफ की जगह पर भी नेस्ट दिखेगा आपको, शूट जहां पर ब्रांचेस बनते हैं तो वहां भी आपको नेस्ट दिखेगा। तो ये एक्चुअली क्यों है, बिकॉज ऑफ इंफेक्शन ऑफ द माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा के इंफेक्शन सभी प्लांट में नहीं होता है, कुछ वुडी प्लांट के अंदर होता है। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। अब उसके बाद में इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर अगर कैटल लोगे तो इन कैटल इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज प्लूरोनिमोनिया। प्लूरोनिमोनिया। अब प्लूरोनिमोनिया क्या है, प्लूरोनिमोनिया दैट इज इंफ्लामेशन ऑफ लंग एज वेल एज प्लूरल लेयर। ये क्या है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होगा, इसके लंग के अंदर जो अल्वियोला होते हैं वो फ्लूइड से भर जाते हैं, उसे हम इन्फ्लामेशन कहेंगे। तो इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा एंड लंग्स, प्लूरल लेयर, दिस इज ए कवरिंग ऑफ द लंग्स, ये लंग्स की कवरिंग है, ठीक है, और उसके अलावा लंग्स, तो दोनों के अंदर इंफ्लेमेशन हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, प्लूरोनिमोनिया। ये किसके अंदर करता है, कैटल। इसीलिए द माइकोप्लाज्मा प्रीवियसली नोन एज, पहले मतलब पहले जब उसको डिस्कवर किया गया तो वो डिस्कवर प्लूरोनिमोनिया ये डिसीज्ड कैटल के अंदर से डिस्कवर किया, तो इसीलिए उसको एक नाम दिया गया था, प्रीवियसली नोन एज। यहां पर मैं लिखूंगा हेंस माइकोप्लाज्मा previously known as PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका फुल फॉर्म लिख लो, प्लूरोनिमोनिया मैंने पहले ही लिखा हुआ है ऊपर, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज द PPLO। नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ PPLO, और AIPMT के अंदर क्वेश्चन किया गया था माइकोप्लाज्मा आर आल्सो कॉल्ड, ऐसे क्वेश्चन किया गया था और ऑप्शन के अंदर PPLO दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी बहुत जरूरी है। तो ये पैथोजेनिसिटी मैंने यहां तक दिया सिर्फ, और एक पैथोजेनिसिटी हमको देखना है इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के अंदर भी ये डिसीजेस फॉर्म करते हैं। तो ह्यूमन के अंदर जो ये डिसीज फॉर्म करते हैं दैट इज एन माइकोप्लाज्मल यूरिथ्राइटिस, माइकोप्लाज्मल यूरिथ्राइटिस, ये डिसीज फॉर्म करते हैं माइकोप्लाज्मल यूरिथ्राइटिस। ये डिसीज के लिए माइकोप्लाज्मा की एक स्पेसीज है दैट इज कॉल्ड एज ए माइकोप्लाज्मा जेनेटाइलिज्म, माइकोप्लाज्मा जेनेटालिज्म। अब ये जेनेटालिज्म, जेनेटालिया ये ऑर्गेनिज्म है। तो ये ऑर्गेनिज्म ये डिसीज फॉर्म करता है। मैं ये नाम लिख लेता हूं यहां पर, माइकोप्लाज्मा
माइकोप्लाज्मा जेनेटालिया, ये स्पेसीज है माइकोप्लाज्मा की। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज दैट इज माइकोप्लाज्मल यूरिथ्राइटिस, और ये जो डिसीज है इसे कहा जाता है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसटीडी, एसटीडी का लॉन्ग फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। बिकॉज ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म मोस्टली आपके जो भी जेनिटल ट्रैक्ट है, जेनिटल ट्रैक्ट में आपका यूरिनरी ब्लैडर आया, यूरेटर आ गया, वजाइना फीमेल के अंदर आया, और उसके अलावा कुछ ऐसे एरियाज है जो जेनिटल एरियाज है, ठीक है, जेनिटल एरिया जो सेक्स से रिलेटेड है या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो इस एरिया के अंदर मोस्टली ये ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है। तो इसीलिए ये क्या होता है कि ये एक ह्यूमन से अनदर ह्यूमन जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है, इसीलिए इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहा जाता। तो ये डिसीज दैट इज माइकोप्लाज्मल यूरिथ्राइटिस, ये ह्यूमन बीइंग के अंदर माइकोप्लाज्मा करता है। मैंने सिर्फ स्पेसिफिक एग्जांपल लिए, एक एक एग्जांपल, प्लांट में एक, कैटल का एक और एक ह्यूमन का। बहुत सारे एग्जांपल है, सबकी जरूरत आपको है नहीं, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया वो एग्जांपल मैंने यहां पर डाले हुए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और अब एक लास्ट पॉइंट आपके किंगडम मोनेरा के अंदर बचा हुआ है। थोड़ा सा लेक्चर एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन यहां पर आपका किंगडम मोनेरा पूरा हो जाएगा अगर मैंने ये पॉइंट ले लिया तो। So the last class of the kingdom Monera, that is Actinomycetes. मैं आपको एक्टिनोमाइसिटीज एकदम सिंपल फॉर्म में समझा दूंगा। एक्टिनोमाइसिटीज आपने अब तक के जितने भी बैक्टीरिया देखे हैं ये फिलामेंटस है, सिंगल फिलामेंट बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे ये सिंगल फिलामेंट। अगर बैक्टीरिया ब्रांचेस फॉर्म कर रहे होंगे, फिलामेंटस है लेकिन कैसे हैं, हैविंग द ब्रांचेस, अगर ब्रांचेस बना रहे हैं दैट बैक्टीरिया आर द एक्टिनोमाइसिटीज। आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। मतलब इसका स्ट्रक्चरल नेचर क्या होगा कि ये फिलामेंटस, ब्रांच्ड फिलामेंटस बैक्टीरिया, इनका नेचर दे आर ब्रांच्ड फिलामेंटस बैक्टीरिया। अब ये क्यों है, अगर किसी लेयर के अंदर या कवरिंग के अंदर फैटी एसिड्स आ जाते हैं तो ब्रांचिंग पॉसिबल है। अगर किसी लेयर के अंदर या तो कवरिंग के अंदर फैटी एसिड्स आ जाते तो ब्रांचिंग पॉसिबल है, यही यहां पर है। तो इसका सेल वॉल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके सेल वॉल मतलब इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो स्ट्रक्चरली द सेल वॉल ऑफ द एक्टिनोमाइसिटीज कंटेन माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म है इसका, ठीक है। इट कंसिस्ट द माइकोलिक एसिड। अब ये जो माइकोलिक एसिड है इसके अंदर क्या होता है, हमने बैक्टीरिया के अंदर नॉर्मली क्या देखा है, सीरोपेप्टिडोग्लाइकेन या तो पेप्टिडोग्लाइकेन नॉर्मली हमने इनके सेल वॉल के अंदर देखा, लेकिन इसके सेल वॉल के अंदर आप माइकोलिक एसिड देख रहे हो। अब ये माइकोलिक एसिड क्या कंसिस्ट करता, माइकोलिक एसिड कंसिस्ट करता है चेन ऑफ फैटी एसिड। चेन ऑफ फैटी एसिड मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था ब्रांचेस क्यों पॉसिबल है, अगर कवरिंग के अंदर फैटी एसिड होगा तो। इसके कवरिंग के अंदर मतलब सेल वॉल में क्या है, माइकोलिक एसिड प्रेजेंट है, इसीलिए ये क्या करता है, माइकोलिक एसिड कंटेन दी फैटी एसिड, इसीलिए ये क्या करता है, ब्रांचेस फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो सेल वॉल के अंदर इस पर क्वेश्चन किया जाता, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर के अंदर ये दो चीजें रखी, एक तो ये फिलामेंटस हो गया और इसका सेल वॉल माइकोलिक एसिड कंसिस्ट करता है, ठीक है। अब हम इसके न्यूट्रिशन की तरफ जाएंगे। एक्टिनोमाइसिटीज ये मोस्टली दे आर सैप्रोफाइटिक, दैट इज डीकंपोजर्स। अब मुझे ऐसे लगता है इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना।
अगर ऑर्गेनिज्म डेड मैटर से अपना न्यूट्रिशियस मटेरियल ले रहे तो उसको सैप्रोफाइटिक कहते हैं। और डेड मैटर पर अगर माइक्रोब्स उनका न्यूट्रिशियस मटेरियल लेने के लिए उस मैटर का डिकम्पोजिशन अगर कर रहे होंगे तो उसे हम डिकम्पोजर कहते हैं। इसीलिए सैप्रोफाइटिक इज आल्सो कॉल्ड एज दी डिकम्पोजर्स। तो इसके अंदर जो एक्टिनोमाइसीट जो है तो मोस्टली क्या है, ये सैप्रोफाइटिक या डिकम्पोजर्स है। इसमें कुछ पैरासाइटिक भी है, सम आर पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मतलब क्या है कि ये पैथोजेनिक है, अदर ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं और उसके अंदर डिसीज फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसके अंदर जो पैरासाइटिक है वो है माइकोबैक्टीरियम। एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम, याद आ रहा होगा आपको क्या है ये माइकोबैक्टीरियम। टीबी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर का जो बैक्टीरिया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, तो पैरासाइटिक होगा माइकोबैक्टीरियम। और एक एग्जांपल है इसके अंदर, दैट इज कॉरिनीबैक्टीरियम। कॉरिनीबैक्टीरियम ये एक हो गया। अब कॉरिनीबैक्टीरियम ये जो है ये मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब सिंपली आपका कॉमन कोल्ड भी जो है तो इसकी वजह से होता है। तो ये मैंने दो एग्जांपल आपके सामने रखे। तो कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं, पैरासाइटिक इन नेचर है, ये इनका अपना फूड मटेरियल बना नहीं सकते। तो इसलिए मैंने न्यूट्रिशन के अंदर ये दो चीजें रखा, सैप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स या तो पैरासाइटिक, ये दो चीजें इसके अंदर मैंने रखा हूं। ठीक है, अब ये जो एक्टिनोमाइसीट्स है बाकी सारे बैक्टीरिया के अंदर सबसे ज्यादा यूजफुल है। कैसे? इसके सिग्निफिकेंस के बेसिस पर, क्योंकि एक्टिनोमाइसीट्स आर यूजफुल टू प्रोड्यूस द एंटीबायोटिक्स। समझ में आ गया? एक्टिनोमाइसीट्स क्यों यूजफुल है, क्यों सिग्निफिकेंट है? बिकॉज दे आर इन्वॉल्व और दे आर यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। आपको अच्छे से मालूम है बहुत सारे डिसीजेस की ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स के जरिए से की जाती है। अब एंटीबायोटिक्स कहां यूज किए जाते हैं? जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंफेक्शन करते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंफेक्शन है तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मल्टीप्लिकेशन को अगर आपको रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको एंटीबायोटिक यूज करना पड़ेंगे। तो बहुत सारे एक्टिनोमाइसीट्स ऐसे हैं जो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के अंदर यूजफुल है या तो उनको यूज किया जाता है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर हम सेपरेट इसका एप्लीकेशन देखने वाले, लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं जो मतलब कुछ ऐसे एंटीबायोटिक है जो एक्टिनोमाइसीट्स के जरिए से बनाए गए हैं। एक है क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल आपको कॉमन कोल्ड के अंदर जो एंटीबायोटिक दी जाती है उसमें से एक एंटीबायोटिक ये भी है क्लोरामफेनिकोल। और कुछ एंटीबायोटिक हैं जिसमें टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रिप्टोमाइसिस। स्ट्रिप्टोमाइसिस इज ए एग्जांपल ऑफ एक्टिनोमाइसीट्स। तो इससे जो एंटीबायोटिक बना उसको नाम भी वही दिया गया। ठीक है, तो अब ये हो गए दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिनोमाइसीट्स। एक सवाल किया गया था क्वेश्चन AIPFD के अंदर कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका बॉडी नेचर या तो जिनका मार्फोलॉजिकल नेचर ये फंगाई से मिलता है। विच आर द बैक्टीरिया दैट कंटेनिंग और दैट शोविंग द बॉडी सेम एज द फंगाई, जिनका नेचर बॉडी का नेचर फंगाई जैसा होता है। अब फंगाई की बॉडी ये ब्रांच फिलामेंट शो करती है। फंगाई की बॉडी कैसे है? ब्रांच फिलामेंट। इसे हम नाम देते हैं दैट इज माइसेलियम। फंगाई की बॉडी को क्या नाम दिया जाता? दैट इज एन माइसेलियम। याद रखो इसको, जब हम फंगाई देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा आपको। एक्चुअली माइसेलियम के ब्रांचेस भी वहां पर हैं और उसके जरिए से इसकी हाइफल बॉडी, क्योंकि माइसेलियम एक से एक अरेंज हो गए, उसका ग्रुप हो गया तो हाइफी फॉर्म हो गया। तो हम बाद में उसको फंगाई में सेपरेट देखेंगे। अब यहां पर माइसेलियम का MYCE इसको लगाया। समझ में आ गया आपके? मतलब इसका नेचर माइसेलियम एक्चुअली ब्रांच से बॉडी के लिए लिया गया, लेकिन सिमिलर नेचर होने की वजह से एक्टिनोमाइसीट्स का नाम ऐसे हो गया। इसीलिए एक्टिनोमाइसीट्स ये फंगाई का नेचर इन बॉडी के फॉर्म में शो करते। इतना ही नहीं बल्कि
फंगाई मोस्टली सैप्रोफाइटिक और डिकम्पोजर्स होते हैं, कुछ फंगाई ये पैरासाइट भी होते हैं, मतलब न्यूट्रिशन के अंदर भी ये क्या करते हैं, सिमिलैरिटी शो करते हैं। ठीक है, इसीलिए फंगाई लाइक बैक्टीरिया अगर कहोगे आप तो कौन से होगे वो, दैट इज एन एक्टिनोमाइसीट्स। ठीक है, आपके समझ में आ गया। तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, रुकते हैं। इससे रिलेटेड आपको अभी टास्क 2 मैं ट्रांसफर करूंगा आज शाम में। आप ये लेक्चर अच्छे से देख लो, समझ लो, इसका स्टडी कर लो और उस बेसिस पर टास्क 2 आपको क्या करना है, सॉल्व कर कर मुझे सबमिट कर देना है। ठीक है, थैंक यू। साहब का होत नहीं है।